हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। जैसा कि विद्यार्थियों की मांग यूट्यूब पर कमेंट्स आने लगे कि सर हमें 11th एग्रीकल्चर के बारे में कुछ करवाइए, 11th एग्रीकल्चर के लेसन्स अपलोड कीजिए, तो हमने अभी 11th एग्रीकल्चर का आज लेसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन की वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ और अभी अपने बात करते हैं सेकंड लेसन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेसन। मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम एवं जलवायु, इसको अपने कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, सबसे पहले बेसिक पार्ट्स को कवर करेंगे कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर है, फसलों पर इनका क्या प्रभाव रहता है, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। उसके बाद में मौसम और जलवायु को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए, इनका पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अपने काम में लेते हैं उनकी चर्चा भी अगले वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौसम। सबसे पहले बात आती है मौसम की या वेदर की। वेदर, तो वेदर या मौसम क्या होता है? तो अपने सबसे पहले किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को या गार्जियंस को फ़ोन करते हैं तो यही पूछते हैं और बताइए क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है, यही पूछते हैं आज का मौसम कैसा है। तो उनका रिप्लाई क्या होता है कि अच्छा है, आज तो ठीक ठंड है, आज बहुत ज़्यादा धूप थी या धूप है, आज हमारे वर्षा हुई है या बादलवाई हो रखी है, वर्षा होने वाली है, या आंधी चल रही है, या उमस है, आंधी आने वाली है। ये सब अपने क्या होते हैं, रिप्लाईज होते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चलता है कि मौसम क्या होता है। मौसम किसी एक निश्चित छोटे से क्षेत्रफल के लिए कुछ समय, कुछ दिनों के लिए या थोड़े बहुत महीनों के लिए जो बदलाव होते हैं, अपने वातावरण में जो बदलाव होते हैं, उनको क्या बोला जाता है बेटा? मौसम बोला जाता है। देखो, वर्षा हो रही है तो वर्षा क्या परमानेंट 50 सालों तक चलेगी? नहीं चलती 50 सालों तक बेटा वर्षा। यदि डूब जाते अपने वर्षा इतनी लंबी चलती तो क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। धूप पड़ रही है, रात को तो नहीं पड़ती धूप। आंधी चल रही है, आंधी थोड़ी चलती है सारा दिन सारी रात, नहीं चलती। तो अल्पकालीन मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? अल्पकालीन वातावरणीय चेंजेस को, वातावरण में होने वाले बदलाव को, अल्पकालीन छोटे छोटे समय में होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। देखिए, अल्पकालीन वातावरण में होने वाले बदलाव क्या कहलाते हैं बेटा? मौसम या वेदर कहलाते हैं। तो मौसम या वेदर कहलाते हैं अल्पकालीन जो चेंजेस होते हैं वातावरण में, उसको मौसम या बदलाव, मौसम में बदलाव, वातावरण में जो बदलाव होता है उसको मौसम कहते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं मौसम में क्या क्या घटक होते हैं। मौसम के घटक के बारे में बात करते हैं तो वर्षा, तापमान, आंधी या गर्मी, ये सब का अपने जिक्र करते हैं कि ये मौसम क्या होता है, बदलाव हो रहा है। तो इनका छोटे से स्थान के लिए, अब वर्षा ऐसे नहीं है अपने यहाँ पे वर्षा है तो 1 किलोमीटर दूर भी वर्षा होगी, कोई कंपलसरी, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई समय में अपने पास वर्षा होती है और 2 किलोमीटर दूर रह रहे अपने मित्र के पास वर्षा नहीं होती है। तो ये क्या होता है, छोटे से स्थान के लिए और छोटे समय के लिए, छोटे स्थान
और कम समय के लिए जो वातावरण में चेंजेस होते हैं, वातावरण में बदलाव होते हैं, उनको छोटे स्थान और कम समय के लिए जो वातावरण में बदलाव होते हैं उनको मौसम कहा जाता है। याद रहेगा मौसम किसे कहा जाता है। मौसम की परिभाषा लिखने क्यों आए तो अपने क्या कह सकते हैं कि वातावरण में होने वाले चेंजेस, तात्क्षणिक चेंजेस, परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापक्रम, वायु का दाब, आर्द्रता, वर्षा आदि को क्या कहते हैं बेटा, मौसम कहते हैं। अब सेकंड बात आती है बेटा जलवायु की। जलवायु या क्लाइमेट। तो जलवायु या क्लाइमेट क्या होती है? तो सबसे पहले जो क्लाइमेट है वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा क्लाइमा शब्द, ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है क्लाइमेट का? बहुत सारे लंबे चौड़े एरिए के मौसम का योग, अब कुछ वर्षों लंबे समय से चले आ रहे मौसम का योग, मौसम का अनुपात कैसा रह रहा है, रेशो। जैसे बहुत समय से अपने क्या सूखा ही सूखा पड़ रहा है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी बेटा? शुष्क जलवायु होती है। अब जैसे अपने ऐसे नहीं पूछते बेटा राजस्थान का मौसम कैसा है, यही पूछते हैं राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है। तो क्या होता है दीर्घ, राजस्थान एक बड़ा है ना, तो वैसे दीर्घ स्थान के लिए लंबे समय के मौसम का औसत। अब भाई काफी सालों से वो क्या है, वर्षा नहीं हो रही, इसीलिए शुष्क है। जैसे राजस्थान की जलवायु, जैसे राजस्थान की जलवायु, ठीक है, कैसी है बेटा? शुष्क है। अब देखते हैं शुष्क जलवायु। अब ऐसे तो नहीं बोलते शुष्क मौसम है, ठीक है। तो अब क्या किया कि बेटा ये कितने लंबे समय के लिए होता है? एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक महीने के लिए या एक साल के लिए? तो WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, WMO है। इसने क्या बोला कि 31 वर्षों का औसत, मौसम के 31 वर्षों का जो औसत होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जलवायु बोलते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं को आप नोट कीजिए। इसके बाद में इन दोनों में अपने अलग अलग डिफरेंस देखेंगे कि किस प्रकार मौसम और जलवायु में अंतर होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। अभी देखते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम एवं जलवायु में अंतर। देखिए यहाँ पे अपने लिखते हैं मौसम और एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे अपने लिखते हैं बेटा जलवायु। अब मौसम क्या होता है? सबसे पहले मौसम की परिभाषा से अंतर स्टार्ट करते हैं। तो किसी स्थान की
किसी स्थान के वायुमंडल की दैनिक अवस्था, स्थान के वायुमंडल की दैनिक अवस्था होती है। क्या होती है बेटा? किसी स्थान के वायुमंडल की दैनिक दिन की अवस्थाएं क्या होती है? मौसम होती है। किसी दीर्घ स्थान, किसी बड़े स्थान के दीर्घ यानी दीर्घ समय, लंबे समय के मौसम का औसत, मौसम का क्या होता है बेटा? औसत होता है। उसको क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। इसके बाद में अपने सेकंड इसमें डिफरेंस देखते हैं। वायुमंडल की परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। ये क्या होता है? वायुमंडल की जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से बदलता रहेगा। यह स्थायी होता है, यह बेटा बदलता नहीं है, यह स्थायी होता है और क्षेत्र के साथ बदलता है। ये लंबा क्षेत्र होगा, क्षेत्र के साथ बदलता है। अब लंबा क्षेत्र होगा उसी के साथ बदलेगा, ऐसा नहीं है यहाँ के अलग, वहाँ के अलग, जयपुर के अलग, बीकानेर के अलग, गंगानगर के अलग, हनुमानगढ़ के अलग, ये नहीं होगा बेटा। इसके बाद में अपने अंतर और देखते हैं। इसके अंदर यह जो है जलवायु की इकाई है, मौसम होता है वो है जलवायु की इकाई, और लंबे समय के मौसम का औसत, ये मौसम का क्या होता है? औसत होता है। ये लंबे समय के मौसम का क्या होता है? औसत होता है। ये अपने पढ़ लिया था। इसके बाद में यह दिन में कई बार परिवर्तन हो सकता है। मौसम क्या हो सकता है? दिन में कई बार परिवर्तन। दिन में क्या है कि मौसम में कई बार परिवर्तन आ सकते हैं, परंतु इसमें दीर्घ अवधि में परिवर्तन आते हैं। दीर्घ अवधि से परिवर्तन। अब एकदम से जलवायु चेंज नहीं हो सकती है। आगे अपने देखते हैं। यह है जो जलवायु का विभेद है, जलवायु का विभेदीकरण। जलवायु का क्या है? ये एक अंग है। यह क्या है कि मौसम का एकीकरण है। मौसम का एकीकरण क्या होता है कि बहुत सारे समय का, मौसम का योग करके उनको औसत कर दिया जाए, वो क्या होता है? मौसम का एकीकरण होता है। ये दोनों इसमें बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। कई बार 2 नंबर में, 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपने। हाँ जी, उसके बाद में क्वेश्चन आता है अपना कि मौसम और जलवायु का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मौसम एवं जलवायु का फसलों पर प्रभाव। अब अपने देखते हैं कि मौसम और जलवायु का फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं कि मौसम और जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले सौर विकिरण। सबसे पहले कौन सा? सौर विकिरण। अब सूर्य से आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं बेटा? सौर विकिरण बोलते हैं। इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन अपने करेंगे। दूसरा अपने देखते हैं तापमान। अब जलवायु में भी तापमान आता है, मौसम में भी तापमान आता है। तापमान का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद में और कौन सा होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, मतलब वायु में कितनी नमी है
वायुमंडल में कितनी नमी है इसकी अपने गणना करते हैं और इसका भी फसलों पर प्रभाव अपने पड़ेंगे कि वायुमंडलीय आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। अब होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का भी अपने अध्ययन करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब अपने इसके बाद में और भी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। वर्षा का अध्ययन करेंगे, वर्षा, रेन, बारिश। 6 वायु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 7 बादलों का अध्ययन करेंगे, बादलों का भी अपने क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों का अपने अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले अपने सौर विकिरण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अपने तापमान का अध्ययन करेंगे, फिर आर्द्रता का अध्ययन करेंगे। ऐसे ऐसे सभी 7 पॉइंट्स का अपने अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में अपने सिर्फ 2 पॉइंट शुरू वाले सौर विकिरण और तापमान का अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में अपने वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब और वर्षा, वायु और बादलों का अपने अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो इंस्ट्रूमेंट काम लेते हैं उनका भी अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं सौर विकिरण। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो फसल उत्पादन पर कैसे प्रभावी होती है, क्या उनसे फसल उत्पादन बढ़ता है या कम होता है। देखिए, सौर विकिरण क्या होती है, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उसका उनको क्या बोला जाता है, सौर विकिरण बोला जाता है, सूर्य से आने वाली किरणों को। तो इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फसलें उत्पादन अधिक देती है या फसलें उत्पादन कम देती है सौर विकिरण की वजह से। तो चलिए अपने देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता, अब यानी कि प्रकाश किस प्रकार का है। अब प्रकाश की गुणवत्ता क्या होती है कि प्रकाश किस प्रकार का है। जैसे पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज जिनको बोला जाता है, जो पराबैंगनी विकिरण होती है, पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, जो यूवी किरणें होती है वो फसलों के अंकुरण को भी प्रभावित करती है और यदि फसलों के पौधे उग भी जाते हैं तो उनको क्या प्रभावित करती है बेटा, उनको कमजोर रख देती है। तो पराबैंगनी किरणों से अंकुरण प्रभावित होता है, अंकुरण प्रभावित। अंकुरण नहीं होगा, यदि हो भी जाता है तो पौधे क्या रह जाते हैं बेटा, पौधे कमजोर रह जाते हैं। तो क्या होगा, अब और भी कलर्स की विकिरण होती है, रेज होती है, अदर डिफरेंट कलर्स की रेज किरणें होती है। लाल किरणें, जो सूर्य से आने वाली लाल किरणें होती है, लाल किरणों में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे अपना वातावरण से CO2 ग्रहण करके प्लस जल ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, प्लस अपने लिए ऑक्सीजन यानी प्राणवायु बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है बेटा, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लूकोज के रूप में। तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करते हैं, जल, और यहाँ पे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा, ये अपना भोजन बनाते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो लाल किरणों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। अब जो रेड कलर की वॉयलेट होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा होगा। प्रकाश संश्लेषण, पौधों को भोजन अच्छा मिलेगा तो क्या होगा कि पौधे अधिक विकास करेंगे। हरे और नीले रंग में, हरे और नीले रंग में क्या होगा बेटा, अंकुरण प्रभावित होगा, अंकुरण प्रभावित। अब इसमें भी हरे और नीले रंग का यदि प्रकाश आएगा सूर्य से, उसमें अंकुरण प्रभावित होगा, अंकुरण कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की
तीव्रता। अब प्रकाश की तीव्रता क्या होती है कि कितनी अधिक तेजी से प्रकाश चमक रहा है उस पे प्रकाश, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं कि प्रकाश कितनी अधिक तेजी से चमक रहा है। तो प्रकाश की तीव्रता सबसे ज़्यादा कब होती है? प्रकाश की तीव्रता सर सबसे ज़्यादा तब होती है जब हम स्कूल से घर पे आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता दोपहर 2 बजे होती है। दोपहर कितने बजे होती है? 2 बजे। ठीक है। अब अपने से पूछे सबसे कम प्रकाश की, सबसे अधिक प्रकाश की तीव्रता, मतलब कड़ाके की धूप कब पड़ती है बेटा? 2 बजे दोपहर में। और सबसे कम कब पड़ती है? रात को 12 बजे। रात को 12 बजे सबसे कम तीव्रता प्रकाश की होती है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपने आगे सौर विकिरण के अदर्स पॉइंट्स को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया। अब अपने तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रकाश की अवधि। अवधि मतलब कितने समय प्रकाश मिल रहा है, कितने समय तक प्रकाश पौधों को मिल रहा है, इसकी चर्चा आपने करेंगे कि किस प्रकार से पौधों को, कौन से पौधों को कितना प्रकाश चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो सौर विकिरण का तीसरा पॉइंट है अपने पास से प्रकाश की अवधि। अब प्रकाश की अवधि क्या होती है कि सर्दियों में अपने को कम प्रकाश मिलता है और गर्मियों में अपने को अधिक प्रकाश मिलता है। गर्मियों में सुबह 6 बजे सूर्योदय हो जाता है, अधिकतम 6 बजे सूर्योदय हो जाता है और रात को 8 बजे तक अपने को अंधेरा नहीं होता। सर्दियों में क्या होता है कि 7-8 बजे सूर्योदय होता है और शाम को 6-7 बजे ही सूर्य अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। 7 बजे तो बहुत भयानक वाला अंधेरा हो जाता है, डर लगने लग जाता है। तो इसी प्रकार तो प्रकाश की अवधि कितनी है, कितने टाइम में पौधों को प्रकाश मिल रहा है, इसके आधार पर पौधों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपना फर्स्ट लघु दिवसीय पादप। लघु दिवसीय पादप या इनको बोलते हैं बेटा शॉर्ट डे प्लांट। इनको इंग्लिश में याद कर लेना, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। शॉर्ट डे मतलब छोटे दिन वाले पादप। इनको पौधों को प्रकाश की आवश्यकता क्या होगी? शॉर्ट डे प्लांट को प्रकाश की आवश्यकता 10 आवर से 10 घंटों से कम होगी। 10 घंटों से कम होगी। इनको प्रकाश की आवश्यकता 10 घंटों से कम होगी। किसके लिए? पुष्पन के लिए। ये जो प्रकाश की अवधि है, प्रकाश चाहिए, वो किसके लिए चाहिए? पुष्पन के लिए। पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि। पुष्पन के लिए जो प्रकाश की अवधि पौधों को चाहिए उसे बोलते हैं परदीप्तिकालिता। परदीप्तिकालिता या फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म बोला जाता है। पुष्पन के लिए जितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको फोटोपीरियोडिज्म बोला जाता है। और फोटोपीरियोडिज्म के आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया। सबसे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। और शॉर्ट डे प्लांट में कौन से पौधे आते हैं? खरीफ की फसल, अधिकतर खरीफ की फसल। कौन सी फसलें आती है? खरीफ की फसलें, जैसे धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, ग्वार, ये सारी फसलें हैं। इनको क्या होता है? 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके लिए? पुष्पन के लिए,
पुष्प खिलने के लिए। अब दूसरा इसमें देखते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ दिवसीय पादप, दीर्घ दिवसीय पादप या लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट यानी एलडीपी, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट को एलडीपी भी कहीं कहीं लिखा होगा बेटा, ध्यान दे लेना। इनको प्रकाश, दिन के प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता कितनी होगी? 14 घंटों से अधिक, 14 घंटों से क्या होगी बेटा? अधिक आवश्यकता होगी। और इनमें रबी की फसलें आती है, रबी की फसलें अधिकतर बेटा, सारी नहीं, लगभग सारी रबी की फसलें आती है। गेहूं, सरसों, चना, इनको प्रकाश के लिए 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद में थर्ड है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मिडिल रेंज प्लांट, मध्यवर्ती परदीप्तिकालिक पौधे, मध्यवर्ती परदीप्तिकालिक पौधे, पादप, मिडिल रेंज प्लांट, मिडिल रेंज प्लांट। इन प्लांट्स को इन दोनों के बीच के प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है? 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ अपना दिवस निष्प्रभावी पादप, दिवस निष्प्रभावी या डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। इसका एग्जाम्पल है गन्ना, इसका एग्जाम्पल है गन्ना। अब अपने देखते हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट में कौन कौन से पादप आते हैं और इनको प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है। डे न्यूट्रल प्लांट, इनको प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इनके भाव चाहे 10 घंटे प्रकाश आए, चाहे 14 घंटे प्रकाश आए, चाहे प्रकाश ना आए, चाहे 8 घंटे प्रकाश आना जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, चाहे 8 घंटे चाहे 10 घंटे हैं, ये अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से पादप आते हैं, कौन कौन से प्लांट आते हैं? कपास, टमाटर और धान की कुछ किस्में, कुछ किस्म जो खरीफ की फसलों में धान, उसी की कुछ वेराइटीज है। सारी वेराइटीज तो लघु दिवस पादप में आएंगे, परंतु कुछ वेराइटीज है वो इसके अंतर्गत डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आती है। इतना आप जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं सौर विकिरण, आपने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं वायुमंडलीय तापमान। अब देखते हैं तापमान किस प्रकार से फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है, कम करता है या ज़्यादा करता है। आप अनुमान लगाइए, कमेंट करके बताइए कि जो वायुमंडलीय तापमान है, जो गर्मी पड़ती है, तापमान बताते हैं ना 40 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो अधिक तापमान फसलों को प्रभावित किस प्रकार से करेगा, उत्पादन अधिक होगा या कम होगा। और दूसरा कमेंट आप बताइए कि यदि कम तापमान हो जाए तो प्रभावित क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं 2 नंबर, वायुमंडलीय तापमान। अब वायुमंडल का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, वो फसल उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करता है, फसल उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो
जो तापमान होता है तो वायुमंडल में तापमान, जैसे सौर विकिरण सबसे ज़्यादा होती है तो तापमान भी उसी समय सबसे ज़्यादा होगा, और सौर विकिरण बिल्कुल भी नहीं होती, कम होती है, उस टाइम तापमान सबसे कम होगा। तो सौर विकिरण रात में तो होती नहीं, तो रात सारी रात कम नहीं होता, एक फिक्स पॉइंट होता है लगभग 1 से 4 बजे, नहीं 2 से 4 बजे के मध्य सबसे कम तापमान होता है पूरे 24 घंटे में, और सबसे अधिक तापमान ये AM का टाइम है, और दोपहर 2 बजे का टाइम है, उस समय सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि फसलों पर किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब बेटा फसलों को प्रभावित करता है, इसीलिए फसलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि फसलों को रबी, खरीफ और जायद में बांटने का क्या फायदा था? क्यों बांटा गया? रबी वाली फसलों को खरीफ में क्यों नहीं बोते और खरीफ वाली फसलों को रबी में क्यों नहीं बोते? इसीलिए नहीं बोते क्योंकि उन पे तापमान का असर पड़ता है, तापमान से उत्पादन प्रभावित होता है। सबसे पहले अपने इसको 3 भागों में विभाजित करके देखेंगे। रबी की फसल, खरीफ की फसल और अंत में जायद की फसल। अब देखिए, ये तो हो गया ऋतु के आधार पर, मतलब क्या कौन सी ऋतु है और किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, इसके आधार पर अपने बात करते हैं। सबसे पहले बुआई का समय, अब देखिए बुआई का समय, उसके बाद में कटाई का समय। पहले अपने देखेंगे सबसे पहले बुआई का समय, फिर अपने देखेंगे कटाई का समय, उसके बाद में अपने देखेंगे कि इसको अधिकतम तापमान कितना चाहिए, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सबसे कम कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो उसमें अच्छी बढ़वार हो जाएगी। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, और उसके बाद में एक होता है बेटा इष्टतम तापमान। अब अधिकतम और न्यूनतम के बीच वाला तापमान भाई मतलब सही होता है ना, ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाता, ठंडे पानी से नहाता हूँ, नून न्याय पानी से नहाता हूँ। वो जो नून न्याय होता है ना, वो होता है इष्टतम तापमान, मतलब मेरे लिए एकदम वो सही है, इष्टतम है, इष्ट देवता है वो। इसी प्रकार इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद में पकने की अवधि या अंकुरण के लिए तापमान, अंकुरण के लिए तापमान, और अंत में अपने पढ़ेंगे कि पकने की अवधि। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे एग्जाम्पल। कौन सी फसल किस में आती है, ये सब एग्जाम्पल अपने पढ़ेंगे कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की कौन कौन सी फसलें हैं और जायद की कौन कौन सी फसलें हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि रबी की फसल की बुआई होती है जो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कब की जाती है? सितंबर और अक्टूबर में। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में बुआई करेंगे तो मार्च अप्रैल में कटाई कर लेंगे। अब अधिकतम तापमान देखो, रबी की फसल के लिए अधिकतम यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो फसल को क्या होगा बेटा? नुकसान होगा। वो कितना होता है? 30 से 38 डिग्री। अब इतना तो यह सहन कर लेती है, इससे ऊपर इससे सहन नहीं होता। उसके बाद देखें न्यूनतम कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे कम तापमान होगा तो ये फसल नष्ट हो जाएगी। अब इष्टतम तापमान, बीच वाला तापमान कितना है बेटा?
25 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं 31 डिग्री भी सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। ठीक है। अब अंकुरण के लिए यानी कि बीज जब अंकुरित होते हैं इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए अपने को तापमान चाहिए। पकने की अवधि मतलब उसको पक के तैयार होने में कितना समय लगेगा? वो समय है 120 से 140 दिन, मतलब 4 महीने से 5 महीने अपने को लगते हैं। अब रबी की फसलों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गेहूं, चना, सरसों, जौ, जई, पालक, पत्ता गोभी, मतलब गोभी वर्गीय सारे, ये क्या है? रबी की फसल के एग्जाम्पल्स है। अब देखते हैं अपने खरीफ की फसल की बात करते हैं। इसकी जो बुआई है जुलाई अगस्त में करते हैं, कटाई है सितंबर अक्टूबर में करते हैं, ये सॉरी अक्टूबर नवंबर में लिख लेना, अक्टूबर नवंबर में। और इसके लिए जो अधिकतम तापमान होता है वो 38 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 38 से 47 डिग्री। न्यूनतम तापमान होता है 15 से 18। इष्टतम दो तापमान होता है 35 से 38 डिग्री, 35 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड इष्टतम तापमान होता है। इसके बाद अपने देखते हैं प्लांटेशन के लिए, इसके जर्मिनेशन के लिए 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है? जर्मिनेट होती है। और यही 100 से 3 महीने से 4 महीने का समय लगता है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार, ये तीनों जैसी दिखती है वो। गन्ना भी इसमें अपने ले सकते हैं, गन्ना। और उसके बाद में और कौन सी है? गवार, मूंग और मोठ को भी इसमें ले लेते हैं, मूंग, मोठ और उड़द को भी। परंतु ये जायद की फसल में भी इसको काउंट किया जाता है। अब देखते हैं जायद की फसल की मार्च अप्रैल और मई जून, ये 2 महीने की फसल है बेटा। यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डेज, ये 2 महीने की फसल है। इसमें कुकुरबिट सब्जियां आती है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या आती है? सब्जियां आती है। और तापमान यदि बात करें 31 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में किसका? इष्टतम तापमान क्या होगा? 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जर्मिनेशन के लिए यही 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। ठीक है, ये आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। और उसमें एग्जाम्पल है कुकुरबिटेस की सब्जियां सारी। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे तापमान का कृषि पर प्रभाव। तापमान का कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद में तापमान का कृषि पर प्रभाव अपने देखेंगे। तापमान का कृषि पर प्रभाव या फसलों पर प्रभाव क्या होता है? देखिए, तापमान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले अपने देखते हैं जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होती है? जो जीवों के द्वारा क्रियाएं होती है वो प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि अपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है फिर 20 हुआ तो 2 गुनी हो गई। ठीक है, मतलब वो कोई भी काम कर रहा था, मतलब 10 यूनिट काम कर रहा था, 10 पौधे काट रहा था, कोई चीज़ है वो 10 पौधे काट रहा था। 10 पौधे काटता है कितने? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 काटेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, यहाँ आप 5 समझो, 5
और यहाँ पे 15 यदि सेंटीग्रेड कर दिया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो यहाँ पे पौधों दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ये कितने 20 पौधे काटने लग जाएगा। और यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा 40 पौधे काटने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं होगा, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कुछ एक फिक्स तापमान होता है, वहां तक ये बढ़ती है। तो तापमान का ये जैविक क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में अपने क्या देखते हैं, जैविक क्रियाओं के बाद में CO2 ग्रहण। अब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा तो CO2 ज्यादा ग्रहण करेगा। CO2 क्या करेगा बेटा, ज्यादा ग्रहण करेगा। ठीक है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन ज्यादा बनाएगा और पौधे स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन अधिक होगा। परंतु यह भी एक फिक्स टेम्परेचर तक होता है। बहुत ज्यादा तापमान होने पर यह भी क्रियाएं प्रभावित होने लग जाती है, ये भी क्रियाएं कम होने लग जाती है। तीसरा अपने देखते हैं बेटा किण्वन क्रियाएं। अब किण्वन क्या होता है, दही का दूध में जमना। तो ये भी एक फिक्स तापमान तक बढ़ती है और उसके बाद में कम होने लग जाती है। अब दही का तापमान, दूध का तापमान बिल्कुल कम होगा तो दही नहीं बनेगा, और बहुत ज़्यादा होने पर भी दही नहीं बनेगा। तो ये हिसाब सर का ही ठीक रहता है, ज़्यादा भी नहीं ठीक रहता, कम भी नहीं ठीक रहता। हिसाब सर का होता है ना अपनी तरह, वो ठीक रहता है। उसके बाद में चौथा अपने देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार से प्रभावित करेगी। यदि अब CO2 ग्रहण ज्यादा करेगा, पत्तियों को अच्छा प्रकाश मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या है, बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है परंतु एक नियत तापमान, ये बात फिक्स है कि नियत तक ही बढ़ेगी। बहुत ज्यादा तापमान होने पर ये क्या है, विपरीत प्रभाव डालने लग जाएगी। और तापमान यदि बढ़ेगा तो क्या होगी बेटा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा और पानी की भी कमी आ जाएगी। ये नुकसान भी है इसका। उसके बाद में अपने देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास। प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास, संरचना का विकास। अब प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो कौन करते हैं, क्लोरोफिल करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, और क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, अधिक होगा, और पौधे में उत्पादन अच्छा होगा। उसके बाद में पढ़ते हैं वृद्धि तत्वों पर प्रभाव। वृद्धि तत्व, अब वृद्धि तत्व कैसे होते हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ विरोध प्रभाव, इन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ये प्रभावित होते हैं। इनकी क्रियाएं क्या हो जाती है, तापमान अधिक होने पर कम हो जाती है। और अंतिम पढ़ते हैं विकास पर प्रभाव, पौधे के विकास। अब अधिक तापमान होगा, अधिक तापमान होने पर पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे, बीज अंकुरण नहीं होगा। यदि हो जाता है तो पौधे कमजोर रह जाते हैं, पौधे क्या रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे। और वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी जिससे जल की कमी होगी, वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो जल की क्या होगी बेटा, कमी होगी। ये अपने कीट व रोगों का प्रभाव, अंतिम कीट व रोगों का प्रभाव। अब कीट व रोग क्या होंगे बेटा, प्रकाश यदि कम होगा तो नमी ज्यादा होगी, नमी क्या होगी, ज्यादा होगी। और नमी जब ज्यादा होगी, तापमान कम होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि कीट व रोगों का प्रकोप अधिक होगा। ये अपने दो टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेसन को। और इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो और PDF डाउनलोड करके पढ़ने को एंजॉय कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।